हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय कहते हैं। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने 5th सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को चूज किया था, तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस के अंदर टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें से यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है, यानी व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके बाद यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद, नव उदारवाद, मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद। तो इन विचारधाराओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्या सिद्धांत बताए गए हैं, इन्हें हमें समझना है। तो इसके बाद यूनिट थर्ड के अंदर हमें राज्य और संप्रभुता, युद्ध और शांति, मानवाधिकार, विश्व शासन और जलवायु परिवर्तन वार्ता, इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं और मुद्दों को समझना है। तो नेक्स्ट है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हमें यूक्रेनवाद से परे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न ही बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये नॉलेज हो सके कि आखिर कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है और हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए हम समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल 90 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इन 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को या तो आप हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश मीडियम में, किसी भी एक मीडियम में आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें समझते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है, यानी व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो हमारा पहले टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, और आखिर इसका विकास कैसे हुआ। तो इन्हीं सभी चीजों को हमें इस यूनिट के अंदर समझना है, और अपने आंसर में हमें इन्हीं सभी चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और मिलिट्री रिलेशन की स्टडी है। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, एनजीओ और मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और ह्यूमन राइट्स में शामिल होती हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर काफी सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उनमें से मैंने 1 से 2 डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की है। आपको भी अपने एग्जाम में कम से कम 2 डेफिनेशन को जरूर लिखना है, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर बन सके, टीचर पर अच्छा इंप्रेशन बन सके। तो डेफिनेशन को जरूर मेंशन करना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा बहुत ही व्यापक है। इसमें विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ और नाटो जैसे संगठन शामिल होते हैं। इसके अलावा वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था, युद्ध और शांति का अध्ययन और मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को शामिल किया जाता है।
तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से जुड़ा एक बहुआयामी और अंतः विषयी विषय है। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन का आखिर विकास किस तरीके से हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का डेवलपमेंट एक बहुत ही लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया यानी हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है। तो इन्हीं चीजों को हमें समझना है। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एशियन पीरियड में यानी प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे वो कैसे थे, उनका विकास किस तरीके से हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं से हुई थी। इसमें मिस्र, यूनान, रोम, चीन और भारत जैसी सभ्यताओं में राज्यों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध होते थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में चाणक्य यानी कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विदेशी नीति, युद्ध, संधि और राज्य सुरक्षा के सिद्धांत भी बताए हैं। और इसके साथ ही चाणक्य ने अपने मंडल सिद्धांत में बताया है कि पड़ोसी राज्य संभावित शत्रु और दूर का राज्य संभावित मित्र हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर ये सभी विचार दिए थे, ये सभी सिद्धांत दिए थे चाणक्य जी ने। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चाणक्य जी के शिष्य का नाम क्या था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं मेडिवल पीरियड के बारे में यानी मध्यकाल के बारे में कि इस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन कैसा था और किस तरीके से इसका विकास हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्यकाल में यानी मेडिवल पीरियड में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स धर्म और राज के प्रभाव में थी। यूरोप में चर्च और पॉप की पावर का जो प्रभाव था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए राज्यों के बीच संबंध धार्मिक सिद्धांतों पर बेस्ड थे। और इसी टाइम पर इस्लामिक एम्पायर, मुगल एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और यूरोपियन स्टेट्स ट्रेड और वॉर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हालांकि इस टाइम पर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य यानी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज ने देशों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद की थी। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में यानी आधुनिक काल के बारे में कि इस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन कैसा था और किस तरीके से इसका विकास हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस का रियल डेवलपमेंट 1648 में वेस्टफेलिया के संधि के बाद हुआ था। मतलब वेस्टफेलिया संधि के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी इंटरनेशनल रिलेशन का डेवलपमेंट हुआ था एक्चुअली। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वेस्टफेलिया की संधि थी ये 30 वर्षों के युद्ध के बाद हुई थी और इस वॉर ने राष्ट्र राज प्रणाली को जन्म दिया था। और इस ट्रीटी में ये तय किया गया था कि हर देश स्वतंत्र होगा यानी हर देश अपने इंटरनल मैटर्स पर खुद डिसीजन लेगा और कोई भी दूसरा देश उसके आंतरिक मामलों पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और साम्राज्यवाद की वजह से देशों के बीच कॉन्टैक्ट और कंपटीशन बढ़ा। और मैं आपको बता दूं कि इसी टाइम पर यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर का आइडिया पॉपुलर हुआ ताकि कोई कंट्री जरूरत से ज्यादा पावरफुल ना बन सके। तो अगर आपको बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी टाइम पर 1815 में वियना समझौता और कई अन्य डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स भी हुए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके बाद हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच, जिसने ये दिखाया कि शक्ति की राजनीति का नतीजा भयानक और विनाशकारी हो सकता है। और इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई जो कि विश्व शांति के लिए पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। और इसी समय से इंटरनेशनल रिलेशंस को एक सेपरेट एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं समकालीन काल यानी 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन का विकास किस तरीके से हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1939 से लेकर 1945 तक के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशन का एक नया दौर शुरू हुआ। और तो और 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ की स्थापना हुई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दुनिया दो बड़े गुटों में डिवाइड हो गई। एक तरफ था अमेरिका यानी यूएसए और दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। और इसी की वजह से शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू हुआ जो कि लगभग 45 वर्षों तक चलने वाला एक वैचारिक संघर्ष था। तो
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान देशों के बीच हथियारों की दौड़, परमाणु शक्ति की होड़ और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। और इसी टाइम पर नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने डेवलपिंग कंट्रीज को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की फ्रीडम दी। तो अगर आपको शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैंने अपनी एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से डिटेल में समझ सकते हो कि आखिर शीत युद्ध क्या था, ये क्यों शुरू हुआ था और गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। इन सभी चीजों के बारे में आप डिटेल में समझ सकते हो। और मैंने उस वीडियो में गुट निरपेक्ष आंदोलन और शीत युद्ध के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उस वीडियो का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो जाइए और जल्दी से वॉच कीजिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध खत्म हो गया और दुनिया वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के युग में पहुंच गई, और इसी के बाद स्टार्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का दौर। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ कंट्रीज तक ही लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, मल्टीनेशनल कंपनीज, एनजीओज और इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, साइबर सिक्योरिटी और पैंडेमिक जैसे सिचुएशन भी शामिल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी चीजें भी अब इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है, जिसका मतलब है कि 21वीं सेंचुरी में इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब है वैश्विक पारस्परिक निर्भरता, मतलब ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, यानी दुनिया के सभी देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन है क्या और इसका किस तरीके से विकास हुआ। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी इनका क्या महत्व है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आंसर है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से पीडीएफ को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद, नव उदारवाद, मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद। तो इन विचारधाराओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्या सिद्धांत बताए गए हैं, इन्हें हमें समझना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि उदारवाद से नव उदारवाद में हस्तांतर की प्रक्रिया क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा नव यथार्थवादी और नव उदारवादी सिद्धांतों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसे हमें समझना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उदारवाद से नव उदारवाद का जो हस्तांतर की जो प्रक्रिया है, इसका आंसर आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं नव यथार्थवाद और नव उदारवाद के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसे समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नव यथार्थवाद कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो कि सभी देशों को कंट्रोल और प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए हर देश को अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है, इसीलिए देश पावर जुटाते हैं। और इसी रीजन की वजह से नव यथार्थवाद का मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और वहीं दूसरी तरफ नव उदारवाद कहता है कि भले ही दुनिया में अराजकता है, लेकिन यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, आईएफएम जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स और डायलॉग के थ्रू देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाते हैं। इसीलिए नव उदारवाद का मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉर्पोरेशन और इंटरडिपेंडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नव यथार्थवाद राज्य को सबसे महत्वपूर्ण एकीकृत इकाई मानता है। नव यथार्थवाद के अकॉर्डिंग राज्य हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है और अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। तो वहीं दूसरी तरफ नव उदारवाद का मानना है कि राज्य के अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओज और एमएनसीज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नव यथार्थवादी पावर को मिलिट्री और पॉलिटिक्स पावर के रूप में देखता है, और उनके अकॉर्डिंग हथियार, सेना और रणनीतिक गठबंधन ही किसी भी देश की असली ताकत है। तो वहीं दूसरी तरफ नव उदारवाद का मानना है कि पावर सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि आर्थिक प्रभाव, तकनीकी क्षमता, संस्कृति और संस्थागत प्रभाव में भी होता है।
अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कोई देश व्यापार, शिक्षा या संस्कृति के थ्रू दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। और इसके अलावा नव यथार्थवाद के अकॉर्डिंग असली सहयोग लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश हमेशा अपने हित में ही काम करते हैं और अगर सहयोग होगा भी तो वो टेम्पररी होगा और स्वार्थ पर आधारित होगा। और वहीं दूसरी तरफ नव उदारवाद के अकॉर्डिंग सहयोग सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में सबसे जरूरी भी है। आज के टाइम पर देशों के बीच ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट जैसे एरियाज में आपसी निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे की हेल्प के बिना, एक दूसरे के सहयोग के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नव यथार्थवाद कहता है कि यूएनओ या डब्ल्यूटीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पावरफुल कंट्रीज के कंट्रोल में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नव उदारवाद कहता है कि यूएनओ या डब्ल्यूटीओ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देशों के बीच नियम, पारदर्शिता और संवाद स्थापित करते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट कम होता है और आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नव यथार्थवाद में सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर स्टेट सिक्योर नहीं है तो बाकी पॉलिसीज मीनिंगलेस हो जाती है। और इसी रीजन की वजह से नव यथार्थवाद मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी अलायंस को जरूरी मानता है। और वहीं दूसरी तरफ नव उदारवाद कहता है कि सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री नहीं होती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड रिलेशंस और पॉलिटिक स्टेबिलिटी भी सिक्योरिटी का पार्ट है। मतलब नव उदारवाद का मानना है कि अगर कंट्रीज रिच और इंटरकनेक्टेड है तो वॉर्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नव यथार्थवाद बैलेंस ऑफ पावर, मिलिट्री अलायंस और डिफेंस पॉलिसीज पर बेस्ड है। तो वहीं दूसरी तरफ नव उदारवाद सहयोग और बहुपक्षीयता पर बेस्ड है। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नव यथार्थवाद आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया में अभी भी शक्ति की राजनीति चल रही है। जैसे तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, तो ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि मिलिट्री पावर अभी भी इम्पोर्टेंट है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम नव उदारवाद की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नव उदारवाद की प्रासंगिकता भी बढ़ी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स जैसे कि कोविड-19 और टेररिज्म जैसे प्रॉब्लम्स अकेले कोई भी कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया है, वहीं नव उदारवाद ने वैश्विक स्तर पर मुक्त बाजार और आर्थिक सहयोग को महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दी है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से आकर नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए प्रोवाइड किया है वीडियो का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी और आप इस वीडियो को देख सकते हो, वॉच कर सकते हो और समझ सकते हो चीज़ों को, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ समझ में आए और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी सारी की सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी, जिससे कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक, जिससे कि एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है।
इसके बाद मैंने आपको प्रोवाइड किया क्वेश्चन पेपर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न ही बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये नॉलेज नॉलेज हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमें कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है। दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है। और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो हमारे नोट्स के अंदर आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके हमने बनाएंगे, और अगर आप इन आंसर को अपने एग्जाम में लिखते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर होते हैं नोट्स खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।